बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल कम्युनिटी मेडिसिन के चैप्टर नंबर 25 को रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो दूसरे चैप्टर से बिलोंग नहीं करते। हमने इसका अलग से ही चैप्टर बना दिया है, हमने नहीं बल्कि एक्सेल वालों ने। तो पहले आपने जेनेटिक्स पढ़ना है, फिर इसके बाद जीरियाट्रिक्स पढ़ना है, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम जिसको HMIS कहते हैं, इंसेक्टिसाइड, नोजियोकोमियल इन्फेक्शन रिसर्च, दैट समिट, और इसके बाद जर्मिसाइड और इंसेक्टिसाइड का डिफरेंस वगैरह देख लेना है, और टेबल ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक वो साइंस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, जिसमें आप रिजेबलेंस और डिफरेंसेस, हेरिडेटरी जो कंडीशंस है उसके कॉजेस को, इसके इफेक्ट को स्टडी करते हो। इन शॉर्ट द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स होती है। ओवर 2300 केसेस हेरिडेटरी डिजीज आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, और आपको पता है कि जेनेटिक्स को आइडेंटिफाई करने वाला जो बंदा था वो मेंडल था, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर आप क्या करते हो, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर आप जेनेटिक्स को पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हो। सबसे पहली बात की स्टडी है किस चीज़ की, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की, और वो तमाम फैक्टर्स जो किसी भी पार्टिकुलर ट्रेट के इंसिडेंस को डिटरमिन करते होते हैं, तो उसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं मेनली, क्रोमोसोमल, यूनिफैक्टोरियल और इसके बाद मल्टीफैक्टोरियल है। जो यूनिफैक्टोरियल है इनको सिंगल जीन या मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये आपने पैथोलॉजी के अंदर देखा था। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम का भी हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि क्रोमोसोम का नंबर या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ नंबर की बात की है। ऑटोसोम के अंदर डाउन सिंड्रोम दी हुई है, और डाउन सिंड्रोम का रिस्क एज के साथ बढ़ जाता है, मैटरनल एज के साथ साथ। जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम है इसमें क्लाइनफेलर सिंड्रोम है जिसका जीनोटाइप XXY है, टर्नर सिंड्रोम है, सुपर फीमेल है या जिसको मेटा फीमेल कहते हैं, और XYY सिंड्रोम है। यूनिफैक्टोरियल के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मल्टी फैक्टोरियल के अंदर एसेंशियल हाइपरटेंशन, शिजोफ्रेनिया, डायबिटीज मेलाइटिस और डुओडेनल अल्सर होती है। बाकी कुछ मॉलिक्यूलर जेनेटिक के अंदर एडवांस टेक्निक्स होती है जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और ह्यूमन जीनोम डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन के अंदर यानी हम जेनेटिक्स को यूज़ करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो पहला हेल्थ प्रमोशन, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे नंबर 2 यूथेनिक्स, नंबर 3 जेनेटिक काउंसलिंग होती है, नंबर अदर्स है। इसके अंदर आपने कंप्लीट नहीं तैयार करना, सिर्फ आप इसकी हेडिंग्स को एक मरतबा देख लेना, बाकी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता अगर आपको पैथोलॉजी याद है जो जनरल पैथोलॉजी में था। ओके, ठीक है, तो सिर्फ इनकी आप हेडिंग्स को तैयार कर लेना, मजीद आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाती है जीरियाट्रिक्स। जीरियाट्रिक्स स्टडी ऑफ एजिंग। ओके, तो वो तमाम फिजिकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस जो कि एज के साथ साथ होती है, ओल्ड एज में होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम इसको जीरंटोलॉजी कहते हैं। ओके, और एजेड पर्सन की जो केयर होती है उसको हम कहते हैं क्लिनिकल जीरंटोलॉजी या जीरियाट्रिक्स। ओके, तो जीरोंटोलॉजी स्टडी है, जबकि जीरियाट्रिक्स से केयर होती है फॉर एजेड पर्सन। अब WHO गोल फॉर द एल्डरली है, तो मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मींस सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिपेंडेंस के जो बंदा होता है वो अपनी सोशल सेटिंग के अंदर अपने सारे फंक्शन खुद कर सकता होता है, तो ये WHO गोल होता है फॉर एल्डरली। पाकिस्तान एजिंग पॉपुलेशन इसको छोड़ देते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ एजेड इसको भी छोड़ देते हैं। एजिंग प्रोसेस की वजह से क्या होता है, सीनाइल कैटरेक्ट होता है, ग्लोकोमा, नर्व डेफनेस, बोनी चेंजेस होती है, एम्फाइसीमा होता है, फेलियर ऑफ स्पेशल साइंसेज होते हैं। लॉन्ग टर्म इलनेस में लाइक बूढ़ों के अंदर सीवीएस के डिजीज काफ़ी ज़्यादा प्रीवैलेंट होते हैं, कॉमन होते हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, थीरोस्क्लेरोसिस है, थ्रोम्बाई है, कैंसर में प्रोस्टेट का कैंसर है, एक्सीडेंट है, डायबिटीज़, डिजीज ऑफ लोकोमोटर सिस्टम, रिस्पिरेटरी डिजीज, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। ओके, जबकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में मेंटल चेंजेस है। तो ये सारी चेंजेस जिसको आपने जीरोंटोलॉजी के अंदर आपने स्टडी करना होता है। ओके, इसके बाद जो हेल्थी लाइफस्टाइल फॉर एल्डरली, तो एल्डर जो बंदा है, जवान बंदा है, तो उसके लिए क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए जिसकी वजह से वो जीरोंटोलॉजी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, लाइक वो ओल्ड एज को या जो एजिंग है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। तो पहला है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल्स उसकी डाइट में होने चाहिए। ओके, और कहते हैं कि जो एल्डर है बंदे हैं यानी जो जवान बंदे हैं उसको कम खाना चाहिए और मोर फ्रीक्वेंट ईटिंग लेस एंड मोर फ्रीक्वेंट इज रिकमेंडेड फॉर एल्डरली। ये बहुत अच्छी बात की है। इसके बाद है कि एक्टिविटी है, मॉडरेट एक्टिविटी करनी चाहिए, रेस्ट एंड स्लीप है, प्रॉपर स्लीप पीरियड होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, स्लो रिएक्शन टाइम और पुअर विजन होती है तो वो एक्सीडेंट होने के चांसेस को बढ़ा देती है, तो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। बाथिंग है जिससे आपको सेंसेशन होती है वो प्लेयर। आगे क्लॉथिंग है। ओके,
लाइक अच्छी क्लीन क्लॉथिंग होनी चाहिए सीज़न के हिसाब से, लाइक सर्दियों में और गर्मियों में उसके हिसाब से। रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, लेयर टाइम एक्टिविटी होनी चाहिए, मेडिकल सर्विस है, रिहैबिलिटेशन है, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर एल्डरली होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मिसलिनियस टॉपिक है वो है हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो हैंडीकैप चिल्ड्रन को किस तरह से, हैंडीकैप को जिसको माजूर माफलूज वगैरह कहती है, कि अगर किसी भी बंदे की कैपेसिटी कम हो जाए जिसकी वजह से वो सोशल रोल को निभा ना सके, ओके, इम्पेयरमेंट की वजह से, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग की वजह से, दूसरे सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो उसको हैंडीकैप कहते हैं। ओके, तो जो हैंडीकैप है वो इंट्रेंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रेंसिक भी होता है। फॉर एग्जांपल ब्लाइंडनेस है वो इंट्रेंसिक हैंडीकैप है, जबकि लॉस ऑफ पेरेंट्स एक्सट्रेंसिक हैंडीकैप होती है। अब जो हैंडीकैप है प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। लाइक कोई बंदा अंधा है तो वो प्राइमरी है, लेकिन ब्लाइंडनेस की वजह से पॉवर्टी हो जाती है तो वो सेकेंडरी हैंडीकैप होता है। आगे इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट को किस तरह से डिफाइन करना है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल लॉस ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन। एनाटमी और फंक्शन लॉस हो गया तो उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिम्ब लॉस हो गया या मेंटल फंक्शन का डिफेक्ट या लॉस हो चुका है। डिसेबिलिटी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन या एबिलिटी खत्म हो गई है जिसकी वजह से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, ओके, तो उसको कहते हैं डिसेबिलिटी कहते हैं। ओके, तो जो डिसेबिलिटी होती है वो इम्पेयरमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होती है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हैंडीकैप है, तो एक फिजिकली हैंडीकैप होता है, एक मेंटली हैंडीकैप होता है। फिजिकली बर्थ डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। बर्थ डिफेक्ट में ब्लाइंड है, डेफ है, क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है। इन्फेक्शन के अंदर पोलियोमाइलिटिस की वजह से, क्रिपल्ड है, एक्सीडेंट में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बर्न्स और इंजरीज है। मेंटल हैंडीकैप में यह है कि सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शन होता है। कॉजेस की तरफ आते हैं तो कॉजेस में जेनेटिक कंडीशन, एंटीनेटल फैक्टर्स, पेरीनेटल फैक्टर्स, पोस्टनेटल फैक्टर्स, मिसलिनियस फैक्टर आ जाते हैं। पेरीनेटल डेट मीन्स के ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, एंटीनेटल बिफोर बर्थ, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ होती है। तो जेनेटिक के अंदर डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेलर टी सेल डिजीज है। एंटीनेटल के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बाइफिडा, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, रुबेला, साइटोमेगालो वायरस, साइफिलिस के इन्फेक्शंस होते हैं। पेरीनेटल फैक्टर्स के अंदर बर्थ इंजरीज और हाइपोक्सिया। मिसलिनियस के अंदर मैटरनल मेल न्यूट्रिशन, आयोडीन डेफिशिएंसी, कॉन्सेंजीनियस मैरिजेस होती है। ओके, अब मेंटल रिटार्डेशन की एक स्पेसिफिक कैटेगरिकल स्केल है। फॉर एग्जांपल अगर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन तो उसमें जो आईक्यू होता है 50 से लेकर 70 होता है। मॉडरेट के अंदर 35 से लेकर 49 है। और याद करो कि ये वो एमसीक्यू था जो कि बीएस में आया हुआ था। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में आईक्यू 20 से लेकर 34 तक होता है। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में जो आईक्यू है वो 20 से भी नीचे आ जाता है। एक तो फिजिकली हैंडीकैप हो गया, फिर इसके बाद मेंटल हैंडीकैप हो गया, उसके कॉजेज को भी हमने देख लिया। फिर इसके बाद आ जाती है सोशली हैंडीकैप है। तो जो सोशली हैंडीकैप होती है लाइक सोसाइटी के हवाले से ही मफलूज होते हैं। ओके, लाइक वो सोसाइटी के अंदर अपने रोल को निभा नहीं सकते। ऐसे चिल्ड्रन ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं, ऐसे चिल्ड्रन जो कि विक्टिमाइज होते हैं या डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं। प्रिवेंशन की तरफ आते हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जेनेटिक काउंसलिंग होनी है, एट रिस्क अप्रोच है। जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर यह बताना है कि जो नॉर्मल बेबीज है वो 20 से लेकर 30 ईयर के अंदर अच्छे तरीके से बोर्न हो सकता है, लेकिन 30 के बाद जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होती है। इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन है, फॉर एग्जांपल स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड देते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन वगैरह हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा मिसलेनियस टॉपिक है वो है HMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम। अब हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम के अंदर कलेक्शन करोगे किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, प्रोसेस करोगे, एनालाइज करोगे और उसको ट्रांसमिट करोगे, जो कि हेल्थ सर्विस के लिए रिक्वायर्ड होती है, रिसर्च के लिए और ट्रेनिंग के लिए। तो उसको हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। डाटा किसी भी ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन होता है किसी भी साइंटिफिक वे के अंदर, तो उसके कलेक्शन को हम कहते हैं डाटा। लेकिन अगर डाटा में कोई ना कोई मीनिंग आ जाए, सिग्निफिकेंस आ जाए जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो, तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी अगर हम डाटा को अरेंज करते हैं तो इन्फॉर्मेशन बन जाती है और वो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाती है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम के अंदर डेमोग्राफी, वाइटल इवेंट्स, एनवायरमेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। हेल्थ स्टेटस जिसमें मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आ जाती है। हेल्थ रिसोर्सेज में फैसिलिटीज, बेड्स, मैन पावर। ओके, आगे जो यूटिलाइजेशन एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस है, इंडिसेस ऑफ आउटकम ऑफ मेडिकल केयर और फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। अब जो हेल्थ इंफॉर्मेशन लेनी है, लाइक पहले आपने डाटा लिया, डाटा को ऑर्गेनाइज किया, ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था, तो वो इन्फॉर्मेशन बन गई है। उसके क्या क्या सोर्स होते हैं? नंबर 1 सेंसस है, मरदमशुमारी करोगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स है। नंबर 3 नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज। नंबर 4 हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। नंबर 5 डिजीज रजिस्टर। नंबर 6 रिकॉर्ड लिंकेज। नंबर 7 अदर हेल्थ सर्विसेज रिकॉर्ड्स। नंबर 8 हेल्थ मैन पावर स्टैटिस्टिक्स। नंबर 9 इन्वायरमेंटल हेल्थ डाटा। नंबर 10 पॉपुलेशन बेस्ड एपिडेमियोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़, नंबर 11 इकोनॉमिक सर्वेज, डेमोग्राफिक सर्वे। जिस तरह हम डाटा कलेक्ट करते हैं सर्वे के लिए, रिसर्च के लिए, तो यहाँ से भी आप करोगे। आगे मेथड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, तो सर्वे आप करोगे। सर्वे आपको पता है कि बहुत सारे टाइप के होते हैं। सर्वे होता है क्या? सर्वे एक एपिसोडिक मेथड है जिसके जरिए हम वाइडर सिचुएशन को एसेस करेंगे, इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक एरिया से, और आगे वाइडर सिचुएशन की कंडीशन को एसेस करते हैं। हेल्थ सर्वे होते हैं, हाउस होल्ड सर्वे होते हैं, HR प्लानिंग सर्वे होती है, हेल्थ सर्विस यूटिलाइजेशन सर्वे होती है। ओके, अदर मेथड ऑफ इंफॉर्मेशनल कलेक्शन के अंदर सेंटिनल रिपोर्टिंग, वाइटर रजिस्ट्रेशन, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, नोटिफाइबल डिजीज रिटर्न, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, मैनेजमेंट रिपोर्ट रिटर्न, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज है। तो ये सारे आ जाते हैं मेथड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अंदर। ठीक हो गया। तो पहला सोर्स हो गया, इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, किस तरह से आप कलेक्ट करोगे। फिर आगे नीड फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन की नीड क्या होगी हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसके पॉइंट्स को एक मतलब रीड कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का जो मिमोनिक होता है वो होता है MPH है। ओके, MPH। तो M से मैनेजमेंट, P से प्लानिंग और H से हेल्थ और डिजीज रिसर्च हो जाती है। ओके, तो मैनेजमेंट, प्लानिंग और हेल्थ डिजीज रिसर्च इसके कंपोनेंट होते हैं। अब सब सिस्टम ऑफ HMIS, तो जो सब सिस्टम है वो असल में इसके कंपोनेंट ही दोबारा यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके, लाइक डेमोग्राफी एंड द वाइटल इवेंट्स, इन्वायरमेंट, health statistics, health status, health resources, utilization and non-utilization of health resources, indices of outcome of medical care, financial statistics, जो कि particular objective से related होती है। ओके, फिर इसके बाद आ जाते हैं requirement of good हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम। तो जो रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, पॉपुलेशन बेस्ड, किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे होना चाहिए, अननेसेसरी डाटा की कलेक्शन नहीं करनी, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। यानी इन शॉर्ट ये रिसर्च को ही आप सामने रखो तो वैसे ही बातें आ रही है। डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है। ओके, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल टर्म को एम्प्लॉय करना है, सिंपल डाटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस्ड हो, फ्लो इन्फॉर्मेशन हो, फास्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, मल्टीपल लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो, एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन ब्रीफली है, प्रोवाइड रिसोर्सेज है। तो ये इसके क्या होते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इंसेक्टिसाइड की तरफ। इंसेक्टिसाइड ऐसे सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट को किल कर देते हैं। पेस्टिसाइड एक जनरल टर्म है जिसमें फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, रिपेलेंट, डिसइंफेक्टेंट वगैरह आ जाते हैं। इंसेक्टिसाइड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो कॉन्टैक्ट वाले हैं, कॉन्टैक्ट के जरिए इंसेक्ट को किल करते हैं। फॉर एग्जांपल DDT, पायरिथम, HCH, डिल्ड्रेन। स्टोमक पॉइजन ऐसे पॉइजन होती है जो कि इंसेक्ट को किल करती है जब वो इंजेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल पैरास्क्रीन, स्टोमक सोडियम फ्लोराइड। फ्यूमिजेंट ये क्या होते हैं, वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड। जो इंसेक्टिसाइड वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ग्रुप 1 के अंदर ऑर्गेनोक्लोरीन जिसमें DDT, HCH आ जाएगा। ग्रुप 2 में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है, जबकि ग्रुप 3 के अंदर कार्बामेट आ जाते हैं। अब DDT इंडिविजुअल वाइज देखा तो आप उसको एक बार रीड कर लेना। ओके, इसके बाद है नोजियोकॉम्बल इन्फेक्शन। ऐसे इन्फेक्शन जो कि पेशेंट एक्वायर्ड करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हुए इनको जो इन्फेक्शन लगती है तो उसको नोजियोकॉम्बल इन्फेक्शन कहते हैं। ओके, तो ये असल में क्या है, न्यू डिसऑर्डर है जो कि हॉस्पिटल स्टे के अंदर एक्वायर्ड हो जाता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, फोमाइट के जरिए। फोमाइट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होती है, लाइक पेशेंट का सोफा है, पेशेंट का बेड है, फूड और वाटर बॉन्ड है, वेक्टर बॉन्ड ट्रांसमिशन होती है। अगर इन्फेक्शन की कैटेगरी है, कुछ ICU के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल निमोनिया, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बैक्टीरियमिया। जबकि जनरल रिस्क फैक्टर के अंदर प्रोलॉन्ग ICU स्टे, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ट्रॉमा, प्रेजेंस ऑफ CVP, यूरिनरी कैथीटर वगैरह आ जाती होती है। ओके, यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इन्फेक्शन को एक मरतबा देख लेना। इसके बाद है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च एक क्विस्ट है फॉर नॉलेज, यानी आप सर्च करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, जो नॉलेज मिलेगा उसको कलेक्ट करोगे, इंटरप्रेट करोगे, एनालाइज करोगे, तो उसको रिसर्च कहते हैं। अब रिसर्च की डिफरेंट कैटेगरी होती है। फिलोसफी का रिसर्च है, उसको मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, एम्पिरिकल या थ्योरेटिकल रिसर्च है, बेसिक फंडामेंटल रिसर्च है। ओके, आगे अप्लाइड रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च है, कॉन्वर्ट्स रिसर्च है, थीसिस होते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, सबसे पहले टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है। टॉपिक को सिलेक्शन करते हुए आपने ये देखना है कि वो फीजिबल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, नॉवल, एथिकल, रेलिवेंट है। फिर इसके बाद मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी में डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजीज है, ऑब्जर्वेशनल स्ट्रेटजीज, एनालिटिकल स्ट्रेटजीज, एक्सपेरिमेंटल या ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज होती है। डाटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना और रिपोर्टिंग वगैरह करनी है। जो टॉपिक सिलेक्ट करना है तो उसके बारे में चंद बातें ये होनी चाहिए कि आपने प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड को समझना है, उसकी अर्जेंसी है, उसका नीड क्या है, डिमांड क्या है, रेलिवेंस है, फिजिबिलिटी है,
आसानी से हो सकता है, सक्सेस होने के चांस कितने ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद साइनॉप्सिस आ जाता है। ओके, तो जो साइनॉप्सिस या प्रोटोकॉल है इसमें इंट्रोडक्शन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, वर्क प्लान, बजट, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड बाय स्टैटिकल एनालिसिस है। कंक्लूजन है, डिस्कशन एंड द कंक्लूजन है, प्लान फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग और यूटिलाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट है, ये सब चीज़ आ जाती है। हेल्थ रिसर्च ट्रायंगल के मुताबिक जो तमाम रिसर्च होती है वो 3 कैटेगरी के अंदर फार करती है, बायोमेडिकल, बिहेवियरल या हेल्थ सर्विस के अंदर। इसके बाद अर्थ समिट है। ओके, तो अर्थ समिट के अंदर 6 पैक एजेंडा है, इसको भी आप एक मरतबा रीड कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मेडिकल एथिक्स क्या होता है? मेडिकल एथिक्स क्या होता है? एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है जो हमें ये बताती है कि ह्यूमन बींग्स को एक पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरह से बिहेव करना चाहिए, जहाँ पर वो फ्रेंड्स, पेरेंट, चिल्ड्रन, सिटीजन, टीचर या प्रोफेशनल कैरेक्टर वाला रोल निभा रही हो। एथिक्स और मोरालिटी क्या होती है? जो एथिक्स होता है ये बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल रीजन, जबकि मोरालिटी बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू द कस्टम है। मेडिकल एथिक्स के अंदर आप एथिक्स के सारी प्रिंसिपल को मेडिकल फील्ड पर अप्लाई कर देते हो। पहला इन्फॉर्म कंसेंट है, लाइक आपने कोई किसी भी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट से पहले आपने क्या करनी है, पेशेंट को सारी फुल नॉलेज प्रोवाइड कर देनी है उस ट्रीटमेंट के बारे में। मेडिकल नेग्लिजेंस है कि एक्ट और ओमिशन, लाइक फेलियर टू एक्ट बाय मेडिकल प्रोफेशनल, लाइक उसने गफलत कर दी है अपनी मेडिकल लाइफ के अंदर। इसके बाद जर्मिसाइड और इंसेक्टिसाइड का डिफरेंस लिखा हुआ है। तो जो जर्मिसाइड होता है ऐसा सब्सटेंस जो कि हार्मफुल माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देगा स्पेसिफिकली ऑन द ऑब्जेक्ट और डिजीज की ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करेगा, जबकि इंसेक्टिसाइड ये ऐसा सब्सटेंस जो कि इंसेक्ट को किल कर देगा। जर्मिसाइड हमेशा माइक्रोब को किल करते हैं लेकिन स्पोर को किल नहीं करते, लेकिन जो इंसेक्टिसाइड है वो सिर्फ इंसेक्ट को किल करता है। ये 3 टाइप के होते हैं, कॉन्करेंट, प्रीकरेंट और टर्मिनल, जबकि इंसेक्टिसाइड ये भी 3 तरह का होता है, G1, G2, G3। G1 के अंदर ऑर्गेनोक्लोरीन, फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट और फिर कार्बामेट आ जाती है। इनकी एग्जांपल भी आप देख लेना। फिर आगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, तो 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है। प्राइमरी के अंदर हेल्थ हैबिट आपने अडॉप्ट करनी है, लाइक जो हेल्थी हैबिट्स है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अल्कोहल अब्यूज को अवॉइड कर देना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, प्रॉपर स्लीप है, क्रोनिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को अवॉइड कर देना है, इम्यूनाइजेशन है, इन्फ्लुएंजा, इम्यूनिया, टेटनस, इंजरी प्रिवेंट करनी है, एट्रोजेनिक प्रिवेंशन और ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन होती है। जबकि सेकेंडरी में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पेरिडेंटल डिजीज, इनकी स्क्रीनिंग करनी है। टर्शियरी के अंदर रिहैबिलिटेशन है, फिजिकल डेफिसिट, कॉग्निटिव डेफिसिट, फंक्शनल डेफिसिट है, सपोर्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो ये बहुत बोरिंग था मिसलिनियस टॉपिक्स, और यहाँ पर वैसे सवाल बहुत कम आता है। एक मरतबा इसको रीड कर लेना, इस चैप्टर को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है हेडिंग्स वाइज देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।